हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी डिस्कस करेंगे। इसको डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी या डॉक्ट्रिन ऑफ सेपरेबिलिटी भी बोलते हैं, पृथक्करणीयता का सिद्धांत। डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी आर्टिकल 13 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की डॉक्ट्रिन्स में बहुत ही महत्वपूर्ण डॉक्ट्रिन है। आर्टिकल 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के इंटरप्रिटेशन की जो डॉक्ट्रिन्स है उनमें पहली है डॉक्ट्रिन ऑफ एक्लिप्स, जिसपे हम लोग पिछले लेक्चर में चर्चा कर चुके हैं। वो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में, कॉन्स्टिट्यूशन की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। आज हम लोग दूसरी डॉक्ट्रिन चर्चा करेंगे, डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी। ये यूपीजे मेंस 2012 में पूछी जा चुकी है। यूपीजे मेंस 2012 में पूछा गया था, एक्सप्लेन द रूल ऑफ सेवरेबिलिटी with reference to clause 1 and 2 of article 13 of constitution। मतलब भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 के खंड 1 और 2 के संदर्भ में डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को समझाइए। ये यूपीजे 2012 में पूछा गया था और आरजीएस 2015 में भी ये पूछा जा चुका है। ब्रीफली डिस्कस द एप्लीकेबिलिटी ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी अंडर आर्टिकल 13(1) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। आरजीएस 2015 में पूछा कि अंडर आर्टिकल 13 डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के एप्लीकेशन पर चर्चा करिए, मतलब डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी के प्रयोग पर चर्चा कीजिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस डिस्कशन को, समझते हैं कि डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी है क्या और ये किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई होती है और क्या इसका कोई एक्सेप्शन भी है। तो सबसे पहले हम सेवरेबिलिटी समझते हैं क्या है। सेवरेबिलिटी शब्द सीवियर से बना है, जिसका मतलब होता है टू सेपरेट, मतलब किन्हीं दो चीजों को अलग करना। तो डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी की जो लिटरल मीनिंग है वो ये है कि अगर किसी लॉ का कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट अलग किए जाने योग्य है, मतलब अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट से अलग किया जा सकता है, तो उस स्थिति में अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट जो होगा वो वाइड होगा, अर्थात शून्य होगा, और जो कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट होगा वो अप्लीकेबल रहेगा। अब हम देखते हैं आर्टिकल 13 के रेफरेंस में क्या है। तो जब आर्टिकल 13(1) आप देखेंगे तो वहां पे आप वर्ड पाते हैं, टू द एक्सटेंट ऑफ सच इनकंसिस्टेंसी बी वाइड। ये आर्टिकल 13(1) में क्लास यूज हुआ है, ये फ्रेज यूज हुआ है। तो आर्टिकल 13 क्लास 1 ये कहता है कि कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ जो कि पार्ट 3 से इनकंसिस्टेंट है, वो इनकंसिस्टेंसी की सीमा तक वाइड होता है, मतलब जितना पार्ट इनकंसिस्टेंट है उतना पार्ट शून्य हो जाएगा। और आर्टिकल 13(2) कहता है, टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रावेंशन बी वाइड। आर्टिकल 13 का क्लास 2 ये कहता है, तो आर्टिकल 13 का क्लास 2 ये कहता है कि स्टेट शैल नॉट मेक एनी लॉ विच कंट्रावीन्स द फंडामेंटल राइट्स। स्टेट कोई भी ऐसा लॉ नहीं बनाएगा जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता हो। इफ स्टेट मेक्स एनी लॉ विच इज इन कंट्रावेंशन ऑफ द फंडामेंटल राइट्स, दैट लॉ विल बी वाइड टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रावेंशन। अगर स्टेट ऐसा कोई लॉ बना ही देता है जो फंडामेंटल राइट्स का उल्लंघन करता है, तो वो लॉ उस कंट्रावेंशन की सीमा तक वाइड होगा। ये बात करता है आर्टिकल 13(2). तो आर्टिकल 13(1) और 2 में टू द एक्सटेंट ऑफ इनकंसिस्टेंसी या टू द कंट्रावेंशन ऑफ वाइड होने की बात की गई है। असंगतता की सीमा तक या उल्लंघन की सीमा तक शून्य होगा। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि कोई भी लॉ जो फंडामेंटल राइट्स का वायलेटिव है वो वही तक शून्य होगा जहां तक कि वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, और जो पार्ट फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन नहीं करता है वो पार्ट वैलिड रहेगा, सब्जेक्ट टू कंडीशन ये कि वो सेवरेबल हो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट से। तो ये कहता है, सेवरेबिलिटी ये कहती है कि अगर किसी लॉ में कोई लॉ फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है और वायलेटिव पार्ट सेवरेबल है उस पार्ट से जो नॉट वायलेटिव है, तो जो पार्ट जितना वायलेशन नहीं करता है उतना वैलिड रहेगा। अब आइए कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। केस है मोटर जनरल ट्रेडर्स वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश। इसमें सेवरेबिलिटी की मीनिंग को बताते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा, व्हेन some provision of the law is held to be
to be unconstitutional, then only the repugnant provision of the law in question shall be treated by courts as void and not the whole statute. इसका मतलब ये हुआ कि जब किसी विधि के कुछ प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल या असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता है, तब केवल असंगत पार्ट जितना संविधान का उल्लंघन करता है उतने ही प्रोविजन, वही प्रोविजंस वैध डिक्लेयर किए जाएंगे कोर्ट्स द्वारा, ना कि पूरा का पूरा स्टेच्यूट। मतलब अगर कोई लॉ इनेक्ट किया जाता है, कोई स्टेच्यूट है, उसके कुछ प्रोविजंस फंडामेंटल राइट्स का वायलेशन कर रहे हैं, तो जो प्रोविजंस फंडामेंटल राइट का वायलेशन कर रहे हैं वही प्रोविजंस वैध डिक्लेयर किए जाएंगे, बाकी के प्रोविजंस वैलिड होंगे। अब इसका एप्लीकेशन देखते हैं कि इंडिया में किस तरीके से अप्लाई होती है, कुछ केसेस देखते हैं। तो इसमें एक केस है ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास। ए.के. गोपालन वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास में सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 को सुप्रीम कोर्ट ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया। तो अब क्वेश्चन ये उठा कि सेक्शन 14 ऑफ प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट को जब अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया तो रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस का क्या होगा? रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस इन्फोर्स होंगे या नहीं होंगे? तो इसका आंसर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सेक्शन 14 जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया, जो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है, अगर उसको स्टैट्यूट बुक से हटा भी दिया जाता है, मतलब उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट से हटा भी दिया जाता है, तो भी जो बाकी के प्रोविजंस हैं वो अनएफेक्टेड रहेंगे और वो इस बाकी के सेक्शन 14 को वायलेटिव डिक्लेयर किया जाना वो इस प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट 1950 के नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्जेक्ट ऑफ लेजिस्लेशन को प्रभावित नहीं करते हैं। मतलब उस जो प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट है उसकी प्रकृति जो है उसको प्रभावित नहीं करते हैं और जिस पर्पस के लिए, जिस विषय पे वो बनाया गया उसको प्रभावित नहीं करते हैं। तो इस तरीके से प्रिवेंटिव डिटेंशन एक्ट का जो ऑब्जेक्ट है वो फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहा है, तो सेक्शन 14 अकेले इनवैलिड होगा चूंकि, और बाकी के प्रोविजंस सेवरेबिलिटी के डॉक्ट्रिन को अप्लाई करते हुए कॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिए गए। दूसरा केस है इस पे स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफएन बलसारा। इस स्टेट ऑफ बॉम्बे वर्सेस एफएन बलसारा के केस में एक एक्ट था बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट 1949। ये लीकर के कंजम्पशन और इंपोर्ट एक्सपोर्ट को प्रोहिबिट करता था। तो एफएन बलसारा के केस में बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट के कुछ प्रोविजंस को फंडामेंटल राइट्स का वायलेटिव होने के कारण अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया। तो क्वेश्चन ये था कि बाकी के प्रोविजंस का क्या होगा? तो बाकी के प्रोविजंस के रिस्पेक्ट में सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जब कुछ प्रोविजंस को वाइड डिक्लेयर कर दिया गया, जो बचे हुए प्रोविजंस हैं उनको अभी भी प्रभावी बनाया जा सकता है, क्योंकि जो अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट है वो बाकी के पार्ट से सेपरेबल है। मतलब जिसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया है उसको सेपरेट किया जा सकता है बाकी के प्रोविजन से और बाकी के एक्ट को इन्फोर्स किया जा सकता है। इसलिए जो बचा हुआ पोर्शन, रेस्ट ऑफ द पोर्शन ऑफ बॉम्बे प्रोहिबिशन एक्ट था, उसको सुप्रीम कोर्ट ने कॉन्स्टिट्यूशनल मानते हुए इनफोर्सेबल माना। अब इसमें एक प्रॉब्लम आती है कि जब कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को सेपरेट न किया जा सकता हो तब क्या होगा? मान लीजिए जिस पार्ट को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया गया, अगर उसको स्टैट्यूट बुक से हटा देते हैं तो जो बचता है वो आधा अधूरा बचता है। मतलब कि उसको जो हटाया गया है और जो बचा हुआ है उसको अकेले को इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, जो बचा हुआ है वो आधा अधूरा है, तो क्या होगा? या हम दूसरे शब्दों में कहें कि कॉन्स्टिट्यूशनल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को अगर अलग नहीं किया जा सकता है तो क्या होगा? तो इसका आंसर देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने रोमेश थापर वर्सेस स्टेट ऑफ मद्रास के केस में कहा कि इफ अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट इज नॉट सेवरेबल विद द रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस ऑफ द एक्ट, इन दैट केस होल एक्ट इज टू बी स्ट्रक डाउन। अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को रेस्ट ऑफ द एक्ट से अलग नहीं किया जा सकता, मतलब कॉन्स्टिट्यूशनल पार्ट को निकाल देने के बाद जो कुछ बच रहा है वो उस एक्ट के पर्पजेस को सर्व नहीं कर रहा है, उनको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, जो बच रहा है वो आधा अधूरा है, तो होल एक्ट स्ट्रक डाउन कर दिया जाएगा, मतलब होल एक्ट
अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो जाएगा। तो इस पूरी डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी को कंक्लूड करते हुए हम आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस को साइड कर सकते हैं। आरएमडीसी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में ये कहा गया कि अगर किसी एक्ट के कुछ प्रोविजंस को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया जाता है, जो रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस हैं वो अपने आप में कंप्लीट कोड कॉन्स्टिट्यूट करते हैं। मतलब जिनको अनकॉन्स्टिट्यूशनल किया गया उनको हटा देने के बाद भी जो बचता है वो अपने आप में पूरा है और उसको इफेक्टिव इन्फोर्स कराया जा सकता है, तो एक्ट वैलिड होगा, बाकी के प्रोविजंस वैलिड होंगे। लेकिन अगर जो कुछ अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया गया उसको हटाने के बाद बाकी के प्रोविजंस को एज इट इज जैसे वो बचे हैं वैसे इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता, बल्कि अब उनको इन्फोर्स करने के लिए उसमें अल्टरेशन करने की जरूरत है। तो ऐसी स्थिति में रेस्ट ऑफ द प्रोविजंस भी वायड हो जाएंगे। तो अगर जो बचता है वो कंप्लीट कोड कॉन्स्टिट्यूट करता है तो बचा हुआ वैलिड होगा। अगर उसमें अल्टरेशन की जरूरत है, मतलब एज इट इज उसको इन्फोर्स नहीं कराया जा सकता है, तो होल एक्ट वायड हो जाएगा। तो ये हमारा डॉक्ट्रिन ऑफ सेवरेबिलिटी पर डिस्कशन कंप्लीट होता है। ये आपको कैसा लगा इसको कमेंट करके बताइए, पसंद आया तो लाइक कीजिए। अभी आप हमारे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए ताकि हमारे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल सके, और इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करिए। थैंक यू।